नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1, इस टर्मिनोलॉजी के साथ एक बार फिर सरकार ने लोगों में एक जागरूकता की कोशिश की है। उन्हें एहसास कराया है कि जिम्मेदार बनिए, डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, इसलिए कि पास मत आइए और बाज़ार भी खुलें, व्यापार भी हो, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन 1 जून, 2 जून, लेकिन 2 जून की रोटी का तो इंतज़ाम करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही हद से ज़्यादा है। बहुत सी जगह ऐसी है कि लोग बाज़ार पर उमड़ पड़े हैं, कुछ तफरी करने भी निकल पड़े हैं और पालन नहीं किया जा रहा है। आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है, चिंताजनक भी है। और इसी तरह से यदि हम लापरवाही करेंगे तो स्थिति हमें चिंता में डालेगी। तो सावधानी बरतिए। आज़ादी भी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मत बनाइए। इसलिए कि खुद का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, इसलिए कि अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी आपकी है। तो हम कितना जिम्मेदार हैं, कितना अनुशासित हैं, यही सवाल सबसे बड़ा है। और जिम्मेदारी है, ये ख़तरा अभी टला नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई टीका नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि अगर इसके चंगुल में फंसे तो खुद परेशान होंगे, औरों को परेशान करेंगे, अपनों को भी परेशान करेंगे और जान का भी खतरा है, जान भी जोखिम में है। आपकी नहीं तो आपके किसी अपने की जान जोखिम में होगी, इसलिए कि अगर आप संक्रमित हुए तो आप कईयों को संक्रमित करेंगे। ये बात बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई भी जाएगी, लेकिन ये भुलाने की चीज़ नहीं है। किसी पल मत भूलिए, सावधानी बरतिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये फार्मूला है। तो समझ जाइए, संभल जाइए, भीड़ मत लगाइए। सरकार ने भी चेतावनी दी है, उन दुकानदारों को चेतावनी दी है, उन लोगों को चेतावनी दी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और समीक्षा फिर की जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि ये आज़ादी इस तरह से मिली है कि फिर लॉकडाउन नहीं हो सकता। अगर हम नहीं चेतेंगे तो हमें उन्हीं समस्याओं से फिर दो चार होना पड़ेगा। तो यही हमारा आज का विशेष, लॉकडाउन या अनलॉक और अनुशासन। तो चलिए इस विषय में हम चर्चा करें। उससे पहले देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। इन दिनों पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। देश में भी इस वायरस से निपटने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। कोरोना की कड़ी को कमजोर करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया, जो 4 चरणों में चला। इसके बाद हालात का जायजा और समीक्षा करने के बाद सरकार ने लॉकडाउन 5 जारी तो किया, लेकिन इसे नाम दिया अनलॉक 1। इसके तहत अब धीरे धीरे बंदिशों को खोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 जून से 30 जून तक के लिए सभी गतिविधियों को खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी राज्यों में कुछ छूट बढ़ा दी गई है। जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था उन्हें इस बार अलग अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा, जिसकी शुरुआत 8 जून से होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दी जा सकती है। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर और बार खोले जाएंगे। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खोलने की छूट मिलेगी। कंटेनमेंट एरिया के हिसाब से प्रदेश सरकार और प्रशासन फैसला लेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यक्षेत्रों में मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 2 गज की दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। राज्यों के भीतर और अन्य राज्यों में आवागमन पर रोक नहीं होगी। शादियों में 50 से ज्यादा
लोगों के जमा होने की इजाजत नहीं है। हालांकि 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद भले ही सरकार ने गाइडलाइन बदलते हुए कई गतिविधियों में छूट दे दी हो, लेकिन इस छूट के मिलते ही लोगों की भीड़ आम दिनों जैसा यातायात सड़कों पर नजर आने लगा है। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, तो कहीं दुकानों पर नियमों को अनदेखा किया गया। 2 महीने से ज्यादा खुद को घरों में कैद रखने वाले लोग छूट मिलते ही घरों से निकल पड़े हैं। इस बात का अनुमान पहले ही दिन से लगाया जा रहा था, ना दिखने वाला वायरस लोगों पर अटैक करेगा और पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े देखे जाएं तो बाकी दिनों के मुकाबले वो कई गुना अधिक हैं। वहीं सरकार ने जैसे ही अनलॉक 1 का ऐलान किया, वैसे ही मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। 5,598 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक। वहीं तकरीबन 96,000 पीड़ित स्वस्थ हो गए हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहा है, लेकिन मामले की गंभीरता पर गौर हमें करना ही होगा। इस महामारी को मात देने के लिए हर एक शख्स को जागरूक होना होगा, तभी इस कोविड-19 की कड़ी को तोड़ा जा सकता है और इस जंग को जीता जा सकता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने, सुना आपने हमारी रिपोर्ट कि अनलॉक में अनुशासन बेहद ज़रूरी है, और अगर हमने इसका पालन नहीं किया, अनुशासन नहीं बरता, तो समस्याएं गंभीर होंगी, स्थिति भयावह होगी और हमें किसी को संकट में नहीं डालना है। तो चलिए इसी विषय पे हम चर्चा शुरू करते हैं। ब्रिजेश पांडे, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं इन सारी परिस्थितियों को? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से, जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि देश की जनता को अब इसके साथ, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन 5 अनलॉक की परंपरा कर दिया है। उसके पहले चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत अब सिर्फ जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बाकी जगहों पर जो पहले की गतिविधियां थी वो सामूहिक तौर से चालू हो जाएगी। ये अच्छी शुरुआत है, मैं इसका स्वागत करूंगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को रेवेन्यू में घाटा हो रहा था। कई लोगों के उदर पोषण जीविकोपार्जन का माध्यम था, जैसे हमारे मस्जिद थे, मंदिर थे, गुरुद्वारा थे, चर्च थे, इन सबको खोलने की बात भी सरकार ने की है। और इसके साथ होटल, रेस्टोरेंट और जो अन्य सेवाएं हैं, शॉपिंग मॉल है, सरकार इनको भी खोलने जा रही है। मैं समझता हूं कि सिनेमा घरों के लिए तो अभी उन्होंने आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि 8 जून के बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार उस दिशा पर भी विचार करेगी। और जो प्रदेश का वाणिज्य कर विभाग है, उसने इसका आदेश जारी कर दिया है। हालांकि वो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इससे जो प्रदेश का ग्रोथ था और जो रेवेन्यू था, जिसपे हम लोग पीछे जा रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहने को मिल रहा था, वो सारा का सारा रेवेन्यू धीरे धीरे करके कवर होगा और ये अच्छी शुरुआत होगी। और अब कोरोना के लिए हमको, आपको, सबको व्यक्तिगत रूप से इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम लोग जब जाएं सोशल डिस्टेंस का पालन करें और भारत सरकार के बनाए हुए गाइडलाइन मापदंड के तहत ही, WHO के बनाए दिशा निर्देश के तहत ही काम करें, तो हम समझते हैं समाज की मुख्य धारा में हम जुड़ सकेंगे और आगे अपने देश को उच्च से उच्चतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। मोहन जी, क्या कहेंगे आप? क्या बहुत जल्दबाजी नहीं कर दी अनलॉक करने में एकदम से? अभी तो 7-8 तारीख से सब चीज़ें करनी थी, लेकिन लोगों ने आज ही, पहले 1 जून से ही समझ लिया कि सब कुछ खुल गया, और जिस बेतरतीब ढंग से सड़कों पर आ गए हैं, किसी तरह के अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार जागरूक नहीं कर पा रही है। क्या वजह है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को, और उसकी गंभीरता को शायद वो समझना नहीं चाहते, या समझ नहीं पा रहे हैं, या हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए रजन, ये जिस प्रकार से रिजवान भाई विषय आया है, पहली बात तो हमारे सबके सामने कि लगभग 2.5 महीने का समय हुआ है
खास करके रेड जोन वाले इलाकों के लिए, जहां हम लोग आते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें आवश्यक सावधानी की जरूरत है। वो लगातार इतने दिन आगाह करने के बावजूद भी अगर हम गलती कर रहे हैं तो वाकई ये भयानक गलती है। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमको सबको समझना, स्वयं को ही समझना पड़ेगा। भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, लगातार सब तरह से प्रचार माध्यम के माध्यम से अलग अलग प्रकार से जागृत करने की मुहिम भी चल रही है। अभी बाजारों को खोलने का क्रम भी उसी प्रकार से जारी है कि 1/4 इसमें खोलने के बारे में बात आई है। लेकिन एक तरह से मानव स्वभाव जो हमारा बन गया है, उसको बदलने में बहुत अभी लगता थोड़ी गुंजाइश लग रही है। जिस प्रकार से ये बीमारी की गंभीरता है, अब हमको इसको रखना पड़ेगा ध्यान, तो बात जमेगी भी सही। हो सकता है बहुत दिन की, 1 आध दिन की दिक्कत है, कल से परसों से वापस कोशिश करेंगे कि इसको जिस तरह से अपेक्षा की गई उस ढंग से जीवन जी करके हम अपनी लाइन बनाएं। जी ये दीक्षित, आप कैसे देखते हैं, इसलिए कि जिस तरह से लोग देश भर में सड़कों पर निकल आए हैं, ऐसा लगा जैसे नादान बच्चे जब स्कूल की घंटी बजती है और निकल आते हैं, मैदान में दौड़ पड़ते हैं और फिर उन्हें कुछ नहीं टिकता, एक दूसरे से टकराते हैं, बस्ता लेकर दौड़ते हैं, बदहवास दौड़ते हैं और फिर जल्दी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इतनी जल्दी क्या है, इसलिए कि अगर हम बहुत जल्दबाजी करेंगे तो फिर हमें उसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जान जोखिम में तो है ही, खुद की भी, अपनों की भी और दूसरों की भी। तो आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और कहाँ वजह क्या लगती है आपको कि कहाँ समझाइश में वो हो गई, या प्रशासन भी थक गया है कि अब बहुत हो गया, बहुत लंबे समय तक बंधक बना लिया, अब बहुत हो गया, अब लोग सड़कों पर आएंगे तो कहीं टकराव ना हो। ये धीरे धीरे करने की चीज़ थी या एकदम से इस तरह से खोल देने की चीज़ थी? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल होते रहेंगे, आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए रिजवान जी, मैं मानकर चलता हूं कि ये जो जनता का जो धैर्य था, वो ये बात सच है कि वो टूट रहा था, क्योंकि अचानक उनको ऐसा लगा कि बहुत भयानक टाइप की इमरजेंसी लग गई है। वो संक्रमण को नहीं समझ पाए या संक्रमण को जान नहीं पाए या संदेश उन तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। अगर पहुंच गया होगा फिर भी वो अपने धैर्य को कायम नहीं रख पाए और उन्होंने जिस तरह से मजदूर या प्रवासी जिस तरह से पैदल निकले या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को जिस तरह से अपनी डिमांड्स भेजी, उस आधार पर ये होना था या लाजमी भी होगा कि सब अपने अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन उससे ज्यादा अगर आगे जाके देखो रिजवान जी, चूंकि आप मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, अगर ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को एक लंबा लॉकडाउन फिर लागू करना पड़ेगा, तब जाके संक्रमण रुकेगा। और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या जो धैर्य की बात करें, अनुशासन की बात करें, वो आम जन धीरे धीरे भूलता जा रहा है। चाहे ट्रेनों के सफर की बात हो, चाहे बाजार की बात हो। मैं लगातार 2 दिन से इसको ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं कि अगर लोग बाजार में भी जाते हैं तो कहीं कोई मास्क भूल जाता है, जो है वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाता है। ये उनके लिए खतरनाक है। सरकार को जो नियम पालन करने चाहिए वो करने चाहिए, जो प्रशासन व्यवस्था कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हम लोगों की भी हैं, उन्हें हमें उसका अनुपालन ठीक से करना चाहिए। अगर हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो हम दोष देने के लिए किसको आखिर खड़ा करेंगे? सरकार को दोष देना, सरकार के निजाम को दोष देना ये ठीक भी है, लेकिन क्या आप अपने आप को दोषी साबित नहीं कर पाएंगे क्या कि आप उनके नियम आप गीत जी अनाउंसमेंट भी सुनने नहीं आ रहा। जब सुनसान थी सड़कें तब अनाउंसमेंट सुनने में आता था, अब अनाउंसमेंट भी सुनने नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे समय में जब बहुत अधिक जागरूक करना है या लोगों को लगे हम पर निगाह है, या ऐसे समय में जब सब जगह सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर लगा देने चाहिए, सरकार निगरानी बेहतर से बेहतर करे, अधिक से अधिक करे, जहां भी लोग भीड़ के साथ जमा हो वहां एक स्पीकर का ऑडियो आए कि फला दुकान आपके यहाँ बहुत भीड़ है, या फला आप यहाँ बहुत भीड़ लगाए हुए हैं, चलिए चलिए आगे बढ़िए। ये करना पड़ेगा, इसलिए कि लोगों की आदत नहीं है इस तरह से। और आपको लगता है कहीं इस तरह की चीज़ों में कोई गंभीर चूक हो रही है
या हमको जो एक ब्रीदिंग टाइम मिला था, लंबे समय से सुनियोजित रूप से हम एक तैयारी कर सकते थे ऐसी चीज़ों की, या सरकार ने सोच लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा? क्या लगता है कि सरकार ने भी सब कुछ उस राम भरोसे छोड़ दिया है, या उसे लगता है कि वो थोड़ा बहुत और सख्ती करेगी तो जनता से टकराहट होगी और वो टकराहट से बचना चाहती है, लेकिन उसके बाद की जो मुसीबतें हैं वो कहीं बहुत अधिक ना हो? गीत जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। मैं जवाब दूंगा ना। कुछ कह रहे हैं आप? आपको मेरी आवाज नहीं आई? मैं दोबारा दोहराऊं इसको? जी, क्या मैं इसे दोबारा दोहराऊं? नहीं, मैं आपका सवाल पूछ चुका हूं रिजवान भाई। मैं निवेदन करना चाहता था कि सरकार, प्रशासन और जितने उसमें नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो प्रक्रिया करनी थी वो करी, लेकिन क्या इसके लिए मुफीद व्यवस्था हो पाई कि आखिर आम जन के, देखिए आम जन अगर सुरक्षित है तो इसकी आवश्यकता ही मुझे बहुत बड़ी। हाँ, हमें अनुशासन में रहना होगा। इस अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए एक बार प्रशासन, सरकार और जो जनसेवक है, मोहन भाई सामने बैठे हैं, मोहन भाई जैसे नेता या कांग्रेस के या भाजपा के ढेर सारे स्वयंसेवी, बहुत ढेर सारे ऐसे संगठन हैं, उन्हें सबको आगे लाना पड़ेगा, अन्यथा लोग ऐसी गलतियां करेंगे और मुसीबतें खड़ी करेंगे। ये उससे आया हुआ बीमारी है, इस पर हमें सावधानी बरतनी। रिजवान भाई जी बिल्कुल। एक बार फिर ब्रिजेश पांडे आपके पास आना चाहता हूं। ब्रिजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, कहेंगे आप? मुझसे पूछा गया है। जी ब्रिजेश जी, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए रिजवान जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, तो कोरोना में मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश की स्थिति पर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं ब्रिजेश जी, पूरे देश भर की स्थिति पर आप जिक्र कर रहे हैं और आप पूरे देश भर में प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाते हैं। करते हैं, आवाज कट रही। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। रिजवान जी, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो ये स्थिति है, सभी जगह लोग जिस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं, लोग बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं। जैसा भी मैं जिक्र कर रहा था कि स्कूल जैसे छूट गया, बस्ता लेके भाग पड़े, जैसे ही घंटी बजी टन 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 टन, और उन्होंने कहा कि चलो अब दौड़ लगाओ, अब कैद से बाहर निकल आए हैं। और दूसरी तरफ एक वो सिस्टम, चूंकि हमें इस तरह के परिस्थितियों में जीने की आदत नहीं है, हमने बहुत दिनों तक घर में बिताया है, बहुत लंबा समय, तो क्या लगता है कि ऐसे वॉलेंटियर्स, ऐसे लोग ऐसी जगहों पर, सार्वजनिक स्थल पर जहां बहुत भीड़ लगने वाली है, जो मैं गिज जी से पूछ रहा था सवाल, वहां को लेकर कोई योजना होनी चाहिए थी? क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्या करना चाहिए हमें? रिजवान जी, आपने बड़ा सार्थक सवाल लिया है। मैं समझता हूं कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लागू किया जनता कर्फ्यू के बाद, उसको लेकर के केंद्र सरकार को एक ऐसा रोड मैप तैयार करना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा तबका है एक लेबर क्लास, जो कामगार, श्रमिक, मजदूर हैं, पहले उनको उनके गंतव्य तक हम पहुंचाएं, उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा करें। आनंद फानंद में नोटबंदी की तरह मोदी जी ने इसको लॉकडाउन की घोषणा किया और देश में लागू कर दिया तानाशाही रवैये से। पहली गलती। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा, जो भी स्टेटमेंट जोन है उसको लेकर के सरकार का फोकस नहीं था। सरकार को लगा कि हम सिर्फ घर में लोगों को लॉक करके इस स्थिति से काबू पा लेंगे। ये सरकार का फैसला पूरा गलत था। भारतवर्ष आशे तो हिमाचल से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी तक फैला हुआ महादेश है। इस देश में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग रहते हैं। उन लोगों ने देश के वजीर आला का हुक्म मान करके इसको सर आंखों पे लिया, लेकिन केंद्र की सरकार ने न तो
WHO की गाइडलाइन का पालन किया, न स्वास्थ्य मंत्रालय की कहीं टिप्स की बात मानी, न कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की बातों को ध्यान दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे भी फोकस नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे थे, जो बाहर के फॉरेनर्स आ रहे थे, उन लोगों ने देश में आके देखिए कोरोना फैलाया। ब्रजेश जी मैं आपको रोकूंगा, ब्रजेश जी मैं आपको रोकूंगा। पीछे की बहुत ढेर सारे सवाल हैं। पीछे के जोखिम का नतीजा ही तो ये है कि हम बड़े पैमाने पर अब संक्रमित हो चुके हैं। जब हमने लॉकडाउन लगाया था तब से अब में बहुत बड़ा अंतर हो गया है, लेकिन इससे और बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित होने की आशंका है। बाजार खुल गए हैं, लोग आने जाने लगे हैं, भीड़ लगने लगी है, मजमा लगने लगा है। आने वाले वक्त में धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए? पीछे क्या हम बहुत जिक्र करेंगे, लकीर पीटने से अब बहुत कुछ होने वाला नहीं है, उस पर समीक्षा करेंगे, सवाल खड़े करेंगे। लेकिन अब आगे क्या है, कैसे निपटा जाए? यहाँ सरकार चूक गई या जनता ही अनुशासित नहीं है, सुनना ही नहीं चाहती? क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं आप? ये सवाल है मेरा। रिजवान भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप आगे वाले समय को लेकर के सोचेंगे तो आगे वाले समय में भी देश के वजीर आलम को, जैसे वो टीवी चैनल में आ जाए और दूरदर्शन में आकर के और अन्य चैनलों में आकर के अपनी बात रखे, अभी भी उनको जनता को ये बताना पड़ेगा, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारे देश की जनता जनार्दन इस बात को जागरूक हो जाए अच्छी तरीके से कि अब ये लड़ाई सरकार तो लड़ रही है, आपको भी लड़ना पड़ेगा। आप अगर मंदिर में जाएंगे पूजा करने तो उसके साथ उन छोटे बच्चों को बिल्कुल मत ले जाएं, क्योंकि उनके अंदर और उन बुजुर्गों के अंदर, 75 साल के बुजुर्गों के अंदर कोरोना फैलने का खतरा है, ये नहीं कहा जा रहा है। आपने एक अच्छी बात उठाई, पहले बीच के जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब पुलिस के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी कि फला दुकान में इतनी भीड़ लगी है, आप किनारे हो जाएं। मैं देख रहा हूं, चाहे वो ऑरेंज जोन हो, चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो रेड जोन हो, पुलिस अब इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ती जा रही है। सरकार ये सोच रही है कि हम इसको भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप एक बात जानिए कि इटली सरी के देश, चाइना सरी के देश, अमेरिका सरी के देश ने भी इसको लेकर पुनर्समीक्षा किया और सरकार को इसको लेकर के राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक रणनीति ये तय करनी पड़ेगी कि जहां पर भी भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर सरकार अभी भी अपनी उसी तरह से कड़ी निगरानी रखे, प्रशासन सख्ती रखे। लेकिन प्रशासन ढील दे रहा है। सरकार भी सोच रही है कि हम अपने पहले रेवेन्यू को, अपने खजाना को भरे। खजाना भरने से ज्यादा जरूरी है जनता की रक्षा करना, जनता के जीवन को बचाना, और उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, सबको उसी तरह के लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा जैसे वो बीच के दौर में सख्ती से लॉकडाउन के समय 2 और 3 के लॉकडाउन के समय कर रहे हैं। मोहन जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जनता सुन नहीं रही, आप सुना नहीं पा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि आप जनता से क्या कनेक्ट नहीं है या आपका संदेश जनता ठीक से नहीं सुन पा रही? और सड़कों पर जिस बेतरतीब ढंग से उतर आई है, वाहन भी उसी अजब ढंग से फिर सड़कों पर आ गए हैं, हर तरफ अफरा तफरी है। तो जो एक समय मिला था तो क्या उस पर हम कोई योजना नहीं बना पाए? हम जन भागीदारी नहीं बना पा रहे हैं इसमें? यह जनता है कि अब सुनने के मूड में नहीं है? क्या लगता है? देखो, दोनों बातें स्पष्ट है। एक तो हमारे अपनी जो जीवन पद्धति है, हमारे अपना जो सिस्टम है, उस सिस्टम में अब ये जो आमतौर पर जितनी कठोरता के साथ जिन पाबंदियों को लगाने की अपेक्षा की गई है, निश्चित रूप से लंबे समय तक लॉकडाउन होने से 1-2 दिन तो शुरू में होता ही है, थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, लेकिन लगभग 2.5 महीने तक समाज ने जिन बातों को लेकर के अपना आप में काबू में रखा है, जब छूट मिलती है तो स्वाभाविक रूप से, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बच्चों की तरह स्कूल जब छूटते थे तो दौड़ लगती थी, ऐसा समाज में दौड़ने की व्यवस्था बनी है। लेकिन ये बात बिल्कुल पांडे जी बोलते बोलते 2-3 चीजें वो अपने कांग्रेस धर्म की तरफ बार बार जा रहे हैं। बेहतर ये होगा कि हम कांग्रेस बीजेपी से आगे हट करके अभी हम पूरे देश भाव से, देश के एक नागरिक की तरह सोच करके बात बनाएं कि हमारे अपने यहाँ खास करके जिसे पुलिस की आपने अपेक्षा की है, तो हमारे यहाँ की यूरोप की पुलिस और हमारे यहाँ की पुलिस की अरेंजमेंट में बहुत फर्क है। ये मान के चलो कि वहां हर 10 आदमी पे एक पुलिस वाला है और हमारे यहाँ 1000 पे भी नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी जीवन पद्धति में पुलिस की कोई भूमिका अपराधियों के लिए है, समाज के लिए नहीं है।
रही बात अपने स्वयं से इसको अनुशासित रूप से रहने की, इसको आग्रह करने के लिए जो जो करना चाहिए वो हम सबको करना चाहिए, हम सब कर भी रहे हैं। अब अपन इन सारी बातों को आगे चल करके भी, चूंकि आने वाला समय जैसे खास करके सावन माह के तुरंत बाद त्योहार का टाइम भी आने वाला है, तो बड़े पैमाने पर खास करके शहरी क्षेत्र के अंदर ही जिस प्रकार से जागृति के साथ साथ बाकी प्लान की गई है, जैसे 1, 2, 3, 4 जो लॉकडाउन का था, ऐसे अनलॉक की अलग अलग स्टेजेस तय किए हैं कि जो हमारे देवस्थान या धर्मस्थल 8 तारीख के बाद खोले जाएंगे, उसके बाद स्कूल कॉलेज की बात आएगी, उसके बाद रेल मेट्रो की बात आ रही है। तो ये सब वो बातें हैं जिन बातों के माध्यम से संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमको अपनी स्वयं की जवाबदारी के साथ, जागृति के साथ, हमारी संचेतना के साथ हम सरकार अपेक्षा कर रही है और वो आगाह भी कर रही है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से भारत तो वैसे भी हमारा अपना आबादी का 13% 12% शहरी क्षेत्र है, बाकी तो ग्रामीण बेल्ट है, और कमोवेश अभी आज की स्थिति में हम परमात्मा की दया से जिस ढंग से ग्रोथ रेट की बात करें कि अगर अपने आज ये रिकवरी रेट 48% से ऊपर गया है पूरे दुनिया में, भारत का इतना अच्छा रेट, अब बड़ा एक आध दो देश ही तो हमसे आगे होंगे, उसी प्रकार से डेथ रेट भी अभी अपन ने काफी कवर किया है। तो जैसे जिस ढंग से समय पे चेत करके सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था, और ये दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक जो सूचनाओं का आदान प्रदान चल रहा है, निश्चित रूप से इसकी संदेश अब गांव से गांव में भी पहुंच रहा है, शहर में भी देख रहे हैं, और इसकी न दिखने की कीमत भी चुका रहे हैं। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में ये जो अपेक्षा के रही समाज भी पालन करेगा, और हम भी सब मिलकर के कोरोना के इस बीमारी से लड़ करके निश्चित रूप से जीतेंगे। गीत दीक्षित, बहुत उम्मीद की जाती है, सरकार पर बहुत जिम्मेदारी भी दी जाती है, प्रशासन से भी बहुत उम्मीद की जाती है, लेकिन जनता से भी फिर जनप्रतिनिधि उम्मीद करने लगते हैं, अनुशासन बरतते हैं, लेकिन आदर्श तो किसी को स्थापित करना ही पड़ता है और एक योजना बनानी पड़ती है। इसलिए कि हम जानते हैं अपनी जनता के तौर तरीके को, हम जानते हैं अपने समाज में आचार व्यवहार को, हम सब चीज़ों को समझते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये पहला अनुभव है हमारा, हम चीज़ों को समझते हैं। तो इन सब के साथ हम कैसे बेहतर ढंग से चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर चूँकि अनलॉक हो रहा है, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। कोई बाहर फंसा हुआ था वो भी आने की अब तैयारी कर रहा है, बहुत से आ भी गए। तो इन सब तरह की चीज़ों में संक्रमण होने का खतरा बहुत कई गुना अधिक बढ़ सा गया है, और हमें डराना नहीं है किसी को, लेकिन समझाना तो बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या समझना चाहिए, और सरकारी सिस्टम को कैसे उन सारी चीज़ों के साथ कदम ताल करना चाहिए? देखिए रिजवान भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये सामूहिक जिम्मेदारी का मामला है। मैं किसी राजनीतिक दल या किसी समाज के नेता या इसके नाते ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर राजनीतिक दलों को इन सबसे ऊपर उठ के शासन, प्रशासन, जनता, ये सब मिलकर इस सामूहिक जिम्मेदारी के साथ डटे और जुटे, डटना और जुटना पड़ेगा इस महामारी से निपटने के लिए। अगर रिजवान भाई, मैं थोड़ा सा कालांतर में ले आकर बात करूंगा, इंदिरा गांधी जी के समय भी एक इमरजेंसी लगी थी, लेकिन वो इमरजेंसी और इस इमरजेंसी में अंतर मानता हूं। लेकिन उस इमरजेंसी और इस इमरजेंसी में ये स्वयं की इमरजेंसी है। हमें अपनी इमरजेंसी को समझना पड़ेगा। उस इमरजेंसी में हमें किस तरह की सावधानी बरतना चाहिए, उसके लिए जनता हो, प्रशासन हो, शासन हो, जनसेवक हो, इन सबको सामूहिक लेकिन एक बात है, मैं इस बात से आज भी भयभीत हूं और भयाक्रांत रहता हूं, लेकिन आज डराने वाली बात नहीं है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है, ये जो संक्रमण अगर बहुत तेजी से फैला तो क्या हम अमेरिका और इन सबकी बराबरी करने से रुक पाएंगे? इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि हमें स्वयं को अनुशासित होना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। हम जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। जिम्मेदारियों से भागना और किसी को जिम्मेदार ठहराना, इसमें दोनों में अंतर होगा। इसलिए मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं सारे लोगों से कि कम से कम अनुशासित रहें, अनुशासन का पालन करें, जनता का साथ दें। कोई अगर आपको मास्क पहना नहीं दिखाए तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, उसको टोकना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे। और अगर ये हम अनुशासन अगर पाल लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश इस संक्रमण से बच पाएगा और बहुत कम लोग जो है इस बीमारी की चपेट में आ पाएंगे। रिजवान भाई, गीत दीक्षित आप हमारे साथ जुड़े, मोहन यादव आप हमारे साथ जुड़े, ब्रजेश पांडे आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि अनुशासन सबसे ज़रूरी है,
और हम भारतीय तो बड़े संस्कारित हैं, बड़ा दावा भी करते हैं कि हम समझते हैं, बहुत संस्कारित हैं। तो जो अपने हैं, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनकी बात मानिए, समझिए, अध्ययन कीजिए। गैर ज़रूरी कारणों से यहाँ वहाँ भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। कारोबारी हैं तो कारोबार कीजिए, तो लोगों को भी समझाइए, लोगों को समझाइए। आप कई बार अपनी दुकानों के सामने एक रस्सी लगा देते हैं और लोग रस्सियों पर झूलते रहते हैं, तो उन्हें वो भी समझाइए। उन रस्सियों में भी तख्ती लगा दीजिए कि साहब इन रस्सियों को भी छूना मना है, ये रस्सी तो लक्ष्मण रेखा है, उसके उस पार रहिए, इस पार मत आइए। लेकिन इसे आप छुएंगे तो आप संक्रमित हो सकते हैं, किसी और को संक्रमित भी कर सकते हैं, इसलिए कि यदि आप संक्रमित हैं तो ऐसी चीज़ों से भी बचिए। ऐसी उन सारी चीज़ों से बचिए और भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। ये एक ऐसा टेस्ट है, ये एक ऐसा अनुभव है, ये एक ऐसी कोशिश है जिसको आप सफल बनाएंगे तो वो सफल होगी, असफल बनाएंगे तो फिर लॉकडाउन होगा। तो अनलॉक 2 में चलना है कि लॉकडाउन 5 में चलना है, ये हमें ही तय करना है। लेकिन सब कुछ जनता के भरोसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। हमें बेहतर ढंग से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, एक हमें ऐसा मैनेजमेंट करना होगा, हमें समाज की भागीदारी ऐसे समय में सुनिश्चित करनी होगी, वो बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं जो अभी दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो तैयारी प्रशासन ने की होगी। जनता से सहयोग लीजिए, लेकिन सब कुछ एक भेड़ चाल के अंदाज में नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई अनुशासन तो ज़रूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। उनकी सेवा अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। सेवा निधि के रूप में उनको 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ये हमने फैसला किया है। तो हमने एक तो सुरक्षा कवच रखा है 50 लाख रुपए का, अनहोनी कोई हुई तब के लिए। ये उनके प्रति मध्य प्रदेश की जनता का सम्मान है। कोरोना हारेगा, हम सब जीतेंगे। याद रहेगा कोरोना योद्धाओं का संघर्ष और समर्पण। हेलो, और गिरधारी भैया कहाँ हो? बढ़िया भैया, मंडी में आए थे फसल बेचने। और तुमने इस बार कैसे बेची फसल? अरे हमने तो घर बैठे ही बेच दी, सौदा पत्रक के माध्यम से। हाँ यार भैया, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था करी है अपनी सरकार ने। जी हाँ, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण काल से गुजर रहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसानों के लिए उपज बेचने के अनेक विकल्प खोल दिए हैं। कृषकों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुरक्षा कवच तो है ही, साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने के लिए अब सरकारी मंडी के अलावा निजी मंडी, निजी मंडी सब यार्ड, डायरेक्ट क्रय केंद्र, ई ट्रेडिंग और सौदा पत्रक के माध्यम से किसान सीधे व्यापारियों को उपज बेच सकेंगे। इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए मंडी समितियों के लिए उपविधियों में संशोधन किए गए हैं, जिसमें निजी क्रय केंद्रों के लाइसेंस संबंधित नियमों को सरल कर दिया गया है। इसी के साथ क्रय विक्रय की व्यवस्था को और सुलभ बनाने के लिए मंडी अधिनियम में भी संशोधन किए गए हैं, जिसमें किसान के उपज की खरीद के नए रास्ते खोलने के लिए निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना की जा रही है। क्रय विक्रय की प्रक्रिया आसान हो सके, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति मिल सकेगी। व्यापारी निश्चिंत होकर राज्य के किसी भी कोने में खरीदी कर सकें, इसके लिए एकीकृत व्यापार लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। आवश्यक सुविधाओं की सरल उपलब्धता के लिए संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। कार्यों के सुगम संचालन के लिए
संचालक के अधिकारों में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक क्रांतिकारी फैसला किया है। हमने अपना मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। इससे व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसान को पूरे देश में ई ट्रेडिंग के माध्यम से अच्छे रेट मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को प्रतिस्पर्धी रेट मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को निश्चित ही उनकी मेहनत का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा और उन्हें फसल बेचने में आने वाली कठिनाइयों से निजात मिलेगी। मुस्कुराता किसान, मध्य प्रदेश की पहचान। डिजियाना नेटवर्क आपका डिजिटल और ब्रॉडकास्ट के नए दौर में स्वागत करता है। 2015 में केबल इंडस्ट्री में शुरुआत करके टेलीविजन व्यूअर्स का टीवी देखने का नजरिया ही बदल दिया। सबसे बेहतरीन डिजिटल क्वालिटी पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम की। स्वागत है आपका डिजियाना नेटवर्क में। कोरोना के संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार स्टेट कंट्रोल रूम ने लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता, आवश्यक सामान, दूध, राशन, सब्जी, गैस की आपूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन, सफाई और निगम की सेवा के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 0755241180। व्हाट्सएप नंबर है 8989011180 और टोल फ्री नंबर है 104 181 और 1100। मजदूर समाज का वो वर्ग है जिसके श्रम से ही राष्ट्र को प्रगति की राह मिलती है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के संक्रमण काल में लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बाहर गए मजदूर मध्य प्रदेश लौट आए हैं। इन मजदूरों को मध्य प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रम सिद्धि अभियान प्रारंभ किया गया है। श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका। श्रम सिद्धि जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम